नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 94 में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण में समास से संबंधित एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो। यदि आपने समास को पहले नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ने के बाद भी यदि समास आपकी समझ में नहीं आता है तो एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में समास को बहुत बारीकी से समझाया गया है, जिसमें अनेक उदाहरण के साथ बहुत अच्छे से हम समास को समझ सकते हैं और गारंटी है इस क्लास के बाद में समाज आपकी समझ में जरूर आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदी व्याकरण में समास। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण कहलाता है। दूसरा देखते हैं समास की परिभाषा। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। तो जो दो शब्द या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं उसे हम समास कहते हैं। समास के मुख्यतः दो पद होते हैं, जिसमें पहले पद को हम पूर्व पद और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों पदों के मेल से जो नए पद का निर्माण होता है उसे हम समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। जैसे सभा भवन, तो सभा जो है, सभा भवन में सभा शब्द जो है वह पूर्व पद है और भवन जो है वह उत्तर पद कहलाता है। तो देखते हैं समस्त पद या समासिक पद। समास के नियमों से निर्मित पद समासिक पद या समस्त पद कहलाता है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था। दूसरा देखते हैं समास विग्रह। समास विग्रह क्या कहलाता है या क्या होता है? तो समासिक पदों को तोड़ना या समासिक शब्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह या व्यास कहलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे नील कमल, तो नील कमल का जो समास विग्रह होगा वह होगा नीला है जो कमल। दूसरा है डाक गाड़ी, इसका समास विग्रह होगा डाक के लिए गाड़ी। और तीसरा है सत्याग्रह, इसका समास विग्रह होगा सत्य के लिए आग्रह। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम समास के भेद। तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से भेद हैं, 6 भेद जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें पहला है 6 भेदों में अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। पांचवा है द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और छठा है बहुव्रीहि समास, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो इसलिए हमें इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है। इसमें हम पहले देखते हैं अव्ययीभाव समास। जिस समास का प्रथम या पूर्व पद अव्यय या प्रधान हो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो इसकी पहचान के लिए देखते हैं। शब्द के पहले अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि शब्द आते हैं। तो जैसे देखते हैं प्रतिदिन, तो ये प्रति शब्द जो है ये अव्यय है और पहला पद जो है प्रधान है। तो प्रति प्लस दिन, इसका होगा प्रतिदिन और इसका समस्त पद होगा प्रत्येक दिन, यानी कि समास विग्रह करेंगे तो वो होगा समास विग्रह प्रत्येक दिन और समस्त पद होगा प्रतिदिन। इसी तरह आ जन्म, जो आ जो है वह अव्यय है और जन्म जो है वह उत्तर पद है। तो इसका समस्त पद होगा आजन्म और समास विग्रह होगा जन्म से लेकर। तीसरा है यथा संभव, तो इसमें यथा जो है वह अव्यय शब्द है और संभव जो है वह उत्तर पद है। तो इसका समस्त पद होगा यथा संभव और समास विग्रह होगा जैसा संभव हो। तो इस तरीके से हमने अव्ययीभाव समास को समझा। अब हम दूसरा पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह
लुप्त हो जाता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, तो इसमें का तत्पुरुष समास में यानी कि जो विभक्ति चिन्ह है का, उसका लोप होने से ये हुआ राजपुत्र। मन से चाहा से विभक्ति का लोप होने से ये हुआ मनचाहा। और देश के लिए भक्ति के लिए विभक्ति का लोप होने से ये हुआ देशभक्ति। अब देखते हैं हम तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के नामों के आधार पर 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला है कर्म तत्पुरुष समास। तो हम देखते हैं परिभाषा कर्म तत्पुरुष समास की। कर्म कारक की विभक्ति को के लोप होने से या को के लोप से बनने वाला समास कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे गगन को चूमने वाला, ये हुआ समास विग्रह, और समास जो है ये है गगन चुंबी। तो इसमें को विभक्ति का लोप होने से ये बना गगन चुंबी। इसी तरह स्वर्ग को प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, इसमें को विभक्ति का लोप होने से ये बना स्वर्ग प्राप्त। और जेब को काटने वाला, इसमें को विभक्ति का लोप होने से ये हुआ जेब कतरा। और आपत्ति को जन्म देने वाला, इसमें भी को विभक्ति के लोप से ये हुआ आपत्ति जनक। अब हम दूसरा देखते हैं कर्ण तत्पुरुष समास। देखते हैं कर्ण तत्पुरुष समास की परिभाषा। कर्ण कारक की विभक्ति से द्वारा और के द्वारा के लोप से बनने वाला समास कर्ण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे अकाल से पीड़ित, तो इसमें से विभक्ति के लोप होने से ये हुआ अकाल पीड़ित। और आश्चर्य से चकित, इसमें भी से विभक्ति के लोप होने से ये हुआ आश्चर्य चकित। ईश्वर द्वारा दिया हुआ, इसमें द्वारा विभक्ति का लोप होने से ये हुआ ईश्वर दत्त, यानी कि दत्त यानी कि दिया हुआ। रेल द्वारा यात्रा, द्वारा विभक्ति का लोप होने से ये हुआ रेल यात्रा। और रस से भरा, से विभक्ति का लोप होने से ये हुआ रस भरा। अगला देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास की परिभाषा। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए के लोप से बनने वाले समास को संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, यह हुआ समास विग्रह, तो इसका समास होगा रसोई घर। डाक के लिए गाड़ी, इसमें के लिए विभक्ति का लोप हुआ और यह बन गया डाक गाड़ी। हवन के लिए कुंड, तो इसमें के लिए विभक्ति का लोप होने से यह हुआ हवन कुंड। और गो यानी कि गाय के लिए शाला, शाला यानी कि रहने का स्थान, तो इसमें के लिए विभक्ति का लोप होने से यह हुआ गौशाला। अगला देखते हैं चौथा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास क्या होते हैं? परिभाषा देखते हैं। अपादान कारक की विभक्ति से का अर्थ है यहाँ पर अलग होने का भाव, के लोप से बनने वाला समास अपादान तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे धन से हीन, यानी से विभक्ति का लोप होने से यह हुआ धनहीन। धन से हीन यानी कि धन जो है पास में नहीं है। दूसरा है ऋण से मुक्त, इसमें से विभक्ति का लोप होने से यह हुआ ऋण मुक्त। रोग से मुक्त, से विभक्ति का लोप होने से यह हुआ रोग मुक्त। और धर्म से भ्रष्ट, यह हुआ धर्म भ्रष्ट, यानी कि इसमें धन से हीन है, रोग से मुक्त है, अलग होने का भाव है, ऋण से भी मुक्त है और धर्म से भ्रष्ट है, यानी कि धर्म से भी अलग है। तो इसमें जो है अलग होने का भाव है, इसलिए ये अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण। अगला देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। परिभाषा देखते हैं। संबंध कारक की विभक्ति का की के लोप होने से बनने वाला समास, यानी कि जो संबंध कारक जो होता है उसकी विभक्ति का की के लोप होने से बनने वाला समास संबंध कारक तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र, तो इसमें का विभक्ति का लोप होने से यह हुआ राजपुत्र। अन्न का दान, इसमें का विभक्ति का लोप होने से हुआ अन्नदान। अगला है राजा की आज्ञा, की विभक्ति का लोप होने से यह हुआ राजाज्ञा। और जल की धारा, इसमें की विभक्ति के लोप होने से यह हुआ जलधारा। अगला देखते हैं छठा अधिकरण तत्पुरुष समास।
अब इसमें हम नाम से ही समझ सकते हैं अधिकरण। अधिकरण यानी कि अधिकार। अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति में और पर के लोप से बनने वाले समास को अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कवियों में श्रेष्ठ, तो ये हुआ कवि श्रेष्ठ। जल में मग्न, तो में विभक्ति का लोप होने से ये हुआ जलमग्न। और पुरुषों में उत्तम, में विभक्ति का लोप होने से ये हुआ पुरुषोत्तम। घोड़े पर सवार, इसमें पर विभक्ति का लोप होने से ये हुआ घुड़सवार। तो इसमें हम देख सकते हैं कवियों में श्रेष्ठ, में विभक्ति के लोप होने से कवि श्रेष्ठ। जल में मग्न समास विग्रह है ये, और इसमें विभक्ति में का लोप होने से ये उसका समास बना जलमग्न। इसी तरीके से हम अन्य भी इन उदाहरणों से अधिकरण तत्पुरुष समास के भेदों को अधिकरण तत्पुरुष समास को समझ सकते हैं। अगला देखते हैं तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी होते हैं। तो देखते हैं उपभेद तत्पुरुष समास के कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है नज्म तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के इस भेद में पहला भाग नकारात्मक होता है और पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द जैसे आ, अन, ना, गैर आदि लगे होते हैं, उसे हम नज्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अधर्म यानी कि ना धर्म, जहां धर्म ना हो। अनपढ़ यानी कि बिना पढ़ा लिखा, जो ना पढ़ा हो। अन्याय यानी कि जहां न्याय ना हो, ना न्याय यानी कि अन्याय। असफल यानी कि जो सफल ना हुआ हो, इसमें निषेध सूचक नकारात्मक शब्द है असफल। गैर वाजिब आदि शब्द जो है नज्म तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अगला देखते हैं अलुक तत्पुरुष समास। जिस समास में उसकी विभक्ति का लोप नहीं होता उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम युधिष्ठिर कहते हैं। मनसिज, मनसिज यानी कि मनसी यानी कि मन में, और जा होगा उत्पन्न यानी कि मनसिज। खेचर, खे यानी कि आकाश में, और चर यानी कि विचरण करने वाले को हम खेचर कहते हैं। मनसिज कहते हैं मन में उत्पन्न होने वाले को मनसिज कहते हैं, आकाश में विचरण करने वाले को खेचर, और युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं। ये हुआ अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण। अगला है उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास क्या होते हैं? ऐसा समास जिसका उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर, यानी कि भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न होकर प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, उसे हम उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जलज, जल में जन्म लेने वाला। नभचर, नभ में विचरण करने वाला। और स्वर्णकार यानी कि स्वर्ण का काम करने वाला। यह है उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण। अगला है लुप्त पद तत्पुरुष समास। परिभाषा देखते हैं। ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप हो जाता है, उसे हम लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें हमें नाम से ही पता चलता है लुप्त पद यानी कि जहां पद लुप्त हो गए हों। जैसे पर्ण कुटी, तो पर्ण यानी कि पत्ते से बनी हुई कुटी। पकौड़ी, पकी हुई बड़ी। रेलगाड़ी यानी कि रेल यानी कि पटरी पर चलने वाली गाड़ी। ये जो है लुप्त पद तत्पुरुष समास के उदाहरण है। अगला देखते हैं हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसकी पहचान देखते हैं, कैसे पहचान करेंगे कर्मधारय समास की। समस्त पद का विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में हैजो और के समान आदि शब्द आते हैं। यानी कि जो समस्त पद है कर्मधारय समास का, उसका विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य हैजो और के समान आदि शब्द आते हैं। तो उदाहरण देखते हैं हम। नीलगाय, तो समस्त पद जो नीलगाय है, अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे, विग्रह करने पर देखते हैं नीली है जो गाय,
तो इसमें है जो शब्द आया बीच में, यानी कि दोनों पदों के बीच में है जो शब्द आया। महासागर, महान है जो सागर। महापुरुष, महान है जो पुरुष। मृग नयन, यानी कि मृग के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। ठीक है। जिस समस्त पद में विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य है जो और के समान आदि शब्द आते हैं वहां कर्मधारय समास होता है। अगला हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा देखते हैं। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण तथा उत्तर पद संज्ञा हो, यानी कि जिस समस्त पद का पूर्व पद जो है संख्यावाचक विशेषण और उत्तर पद संज्ञा हो, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे सप्त सिंधु, तो सप्त में यानी कि पूर्व पद संख्यावाचक है और आगे जो है सिंधुओं का समूह, यानी कि समूहवाचक संज्ञा, यानी कि सिंधुओं का समूह, तो ये हुआ समूहवाचक संज्ञा। तो पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण और उत्तर पद संज्ञा हो, वहां द्विगु समास होता है। तो 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। और त्रिकोण, यानी कि 3 कोणों का समाहार। ये जो है द्विगु समास के उदाहरण है और इसी के माध्यम से हम द्विगु समास को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला देखेंगे द्वंद्व समास। परिभाषा देखते हैं। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान, यानी कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, वहां द्वंद्व समास कहलाता है। तो इसकी हम पहचान देखते हैं, क्या होती है इसकी पहचान। दोनों पदों के बीच में प्राय योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ये होता है इस तरीके से। तो दोनों पदों के बीच में प्राय योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे अन्न जल, तो अन्न और जल के बीच में योजक चिन्ह लगा, जिसे हम इंग्लिश में हाइपन कहते हैं। और इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो ये होगा अन्न और जल। कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता। माता पिता, माता और पिता। गुण दोष, और गुण दोष में हो गुण और दोष। ठीक है। अगला देखते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता किंतु दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश भगवान। देवराज, वह जो देवों के राजा हैं, कौन है, इंद्र। गिरिधर, गिरि यानी कि पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। और मृत्युंजय, यानी कि मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात भगवान शंकर। तो ये हुए बहुव्रीहि समास के उदाहरण। आज की क्लास आप बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे। तो क्लास समास की यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।